हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में बात की थी कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में जब एक अवस्था से दूसरी अवस्थाओं में पदार्थ परिवर्तित होता है तो उस परिवर्तन की घटना को क्या नाम दिया गया और उसकी जो परिभाषा होगी वो क्या है। ये अवस्था परिवर्तन का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा था पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हमने इन तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी और इन अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में भी हमने बात की थी कि पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी अवस्था में और तीसरी से वापस पहली अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो उस घटना को क्या नाम दिया जाता है। तो इसको एक बार और रिवाइज हम करते हैं कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो यह घटना कहलाती है संगलन, और जब कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तो यह घटना कहलाती है वाष्पीकरण, और जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से वापस ठोस में बदल जाता है तो इसे कहते हैं निक्षेपण। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसमें ऊर्ध्वपातन तो आया ही नहीं। ऊर्ध्वपातन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ठोस और गैस के बीच की अवस्था ऊर्ध्वपातन थी, लेकिन ध्यान रखना जब ठोस गैस में बदलता है सीधा तब जाके ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, इसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्न पूछ ले गैस से द्रव ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, तो अधिकतर बच्चे ऊर्ध्वपातन ही करते हैं, जबकि ध्यान रखना गैस से सीधा ठोस में बदलना कहलाता है निक्षेपण और ठोस से गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। गैस से द्रव में बदलना और द्रव से ठोस में बदलना, गैस से द्रव में जब बदलेगा तो पदार्थों के जो कण हैं वो पास पास आएंगे, इसलिए इसे कहा गया है संघनन। संघनन नाम से ही पता चल रहा है, देखो संघनन मतलब कण सघन हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, और द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है जमना, या इसको हिमीकरण भी कह सकते हैं। हिमीकरण का मतलब है ठोस, या जैसे जल बर्फ में बदल जाता है तो हिमीकरण मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी जल द्रव जो है ठोस रूप में किस में बदलता है, बर्फ में, इसलिए इसका यहां पर हिमीकरण शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस आरेख से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो उस अवस्था का नाम क्या है और परिभाषा क्या है। हमने पढ़ा था कि जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊष्मा प्रदान की जाती है, तभी वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा प्रदान करने का मतलब है तापमान बढ़ाना, यानी किसी ठोस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी तो उसके जो पास पास कण हैं वो दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि द्रव भी जब गैस में बदलते हैं तो एक निश्चित तापमान पर बदलते हैं, उनको भी ऊष्मा प्रदान की जाती है, तापमान बढ़ाया जाता है
तब द्रव किस में बदलता है? गैस में बदलता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो वह प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। और वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं गलनांक। क्या नाम दिया गया उसे? गलनांक, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, होने लग जाता है, तो उसे कहते हैं क्वथनांक। यहां पर एक बात और पढ़ी थी हमने कि किसी द्रव को हमने गर्म किया, क्वथनांक तक गर्म होने पर वह गैस में परिवर्तित होने लगेगा। और जब तक पूरा द्रव किसमें बदलेगा? गैस में बदलेगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तब तक जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। उतना ही तापमान रहेगा जितने पे वह गैस में बदलना शुरू हुआ था। और कंप्लीट द्रव जो है वो किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो यहां पर क्वथनांक बिंदु पर जब द्रव आएगा तब ही वह गैस में बदलेगा। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी अवस्थाएं भी होती है, ऐसी स्थितियां आती है कि जहां पर कोई द्रव जो है बिना क्वथनांक के, बिना क्वथनांक के किसमें बदल जाए? गैस में बदल जाए। जब कोई द्रव बिना क्वथनांक ही गैस में बदल जाए तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, वाष्पीकरण की परिभाषा ऊपर भी लिखी हुई है कि जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो वह वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे आपको तापमान नहीं बताया गया है और यह भी नहीं बताया गया है कि किसी द्रव को हम तापमान देंगे तो वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी या वह वाष्प में बदलेगा। तो अधिकतर जो द्रव हैं वह क्वथनांक पर पहुंचने पर ही गैस में बदलेंगे। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती है कि द्रव जो है बिना क्वथनांक पर पहुंचे ही किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये जब परिवर्तित हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? और यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस, जैसे यही प्रश्न आ गया कि बिना क्वथनांक के ही द्रव गैस में क्यों बदला? सर अभी आपने कहा था कि द्रव जब गैस में बदलेगा तो एक निश्चित तापमान पर ही बदलेगा और वह कहलाएगा उसका क्वथनांक बिंदु। लेकिन क्वथनांक बिंदु के बिना भी द्रव गैस में बदल रहा है। अब आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम ये तो कह रहे हैं कि बिना क्वथनांक के ही गैस में परिवर्तित तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण तो हो हमारे सामने, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, जैसे पहला उदाहरण हम देखते हैं कि जल को खुला छोड़ देने पर जब हम जल को खुले स्थान पर किसी खुले बर्तन में रखकर, बर्तन में डालकर रख देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जल का क्या हो जाता है? वाष्पन हो जाता है। और इस वाष्पन के दौरान जल किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है। तो जल को हमने खुला छोड़ा तो कुछ समय बाद उसमें वाष्पन की प्रक्रिया होगी और वाष्पन की प्रोसेसिंग जो है उसके बाद में जल किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा या वाष्प में बदल जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है वाष्पन, वाष्पन मतलब वाष्प में बदल जाएगा। तो जल को खुला छोड़ने पर वह वाष्प में बदल रहा है, तो यहां पर उसका तापमान जो है बराबर क्वथनांक के बराबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जल का जो क्वथनांक बिंदु है उस पर जल क्या होता है? उबलने लग जाता है। लेकिन वायु में खुला जल हमने रखा और हमें भी पता है ये कि वह जल उबले, इतना गर्म नहीं हुआ है, फिर भी उसका वाष्पीकरण हो रहा है। तो ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि हम कपड़े जो धोते हैं तो कपड़ों को सुखाने पर
जो प्रोसेसिंग होती है वो, कपड़ों को हम धूप में फैला देते हैं या खुले स्थान में फैला देते हैं तो कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं। किसके कारण सूखते हैं? वाष्पीकरण के कारण ही सूखते हैं। अब हमने कपड़ों को सुखाकर वहां पे कोई हीटर तो चलाया नहीं है या उनको उष्मा प्रदान नहीं किए, या जैसे कपड़ों में क्या है? जल है, तो जल को क्वथनांक बिंदु तक भी हमने नहीं पहुंचाया, फिर भी वो वहां से वाष्पित हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ द्रव अवस्था में है वो बिना क्वथनांक के भी वाष्पीकृत हो जाते हैं, और ये जो प्रोसेसिंग होती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ठोस भी निश्चित तापमान पर द्रव में बदलता है, द्रव भी निश्चित तापमान पर गैस में बदलता है, लेकिन ये जो सर आपने दो उदाहरण दिए इनमें ऐसा क्यों होता है? पानी को खुला छोड़ा, वो बिना क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे ही किसमें बदल गया? गैस में बदल गया। कपड़ों को हमने धूप में सुखाया या छाया में सुखाया, खुले स्थान पर सुखाया, और कुछ समय बाद वो सूख गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण क्या है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और हम देखिए, पदार्थ के कण जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब पदार्थ के गुण पढ़े थे, पदार्थ के लक्षण पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, और इस गतिशीलता के कारण ही पदार्थ क्या होते हैं? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। यानी पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। निश्चित तापमान पर जैसे ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस के कणों में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गतिज ऊर्जा होती है। अब द्रव जो है, इन द्रव की सतह पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है? अधिक होती है। द्रव की सतह पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह अधिक होती है, दूसरे कणों के आकर्षण बल से ये मुक्त होती है। सतह पर कणों की जो काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, अधिक होने के कारण जो दूसरे कणों का बल है वो इस पर काम नहीं करता, यानी दूसरे कणों का जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल से क्या होती है? मुक्त होती है। आकर्षण बल से मुक्त, आकर्षण बल से मुक्त होती है, और आकर्षण बल से मुक्त होने के कारण ये क्या होते हैं? स्वतंत्र गति करते हैं, स्वतंत्र गति करने लग जाते हैं, और स्वतंत्र गति करने के कारण ही ये फिर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी आधार पर हम वाष्पीकरण की परिभाषा को स्पष्ट कर सकते हैं। वाष्पीकरण की परिभाषा आप लिखेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव के क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव के गैस में
परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की जो परिभाषा है उसको आप लोग स्टार लगा के लिखेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। देखिए एक बार कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जान लिया था। निश्चित तापमान पर, तापमान निश्चित है तो ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, इन तीनों अवस्थाओं के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और इस गतिज ऊर्जा के कारण ही तो हमेशा गतिशील होते हैं पदार्थ के कण। अब द्रव की सतह पर जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है ठोस और गैस की अपेक्षा। सतह पर द्रवों की जो कणों की गतिज ऊर्जा है वह अधिक होती है, और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो दूसरे कणों का जो आकर्षण बल है उससे ये एक दूसरे से मुक्त रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। तो वे क्या करेंगे, स्वतंत्र गति करेंगे। और स्वतंत्र गति करेंगे तो थोड़ा सा भी जैसे इसको तापमान दिया जाता है ये तुरंत किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और अभी पिछली स्लाइड में हमने दो उदाहरण भी लिए थे, जल को खुला छोड़ने पर वाष्पीकरण, और दूसरा उदाहरण था कपड़ों को सुखाने पर, फैलाने पर जल्दी सूख जाना। तो वो दोनों भी ऐसे उदाहरण थे कि द्रव के क्वथनांक बिंदु से पहले ही वह वाष्पीकृत हो गए, वाष्पीकरण में परिवर्तित हो गए। तो वाष्पीकरण की परिभाषा इस प्रकार हमारे सामने आती है कि क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अब तक हमने जो पढ़ा था ये सारी प्रक्रिया जो थी ये थी वाष्पीकरण की। अगर टॉपिक डालना मिस हो गया हो तो आप लोग जहां से हमने ये प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी, ठोस द्रव गैस में बदलने का जो चक्र था उसके बाद में जो भी पढ़ा है वो सारा किसका पढ़ा है अपन ने, वाष्पीकरण का। तो वहां पर आप लोग ये वाष्पीकरण की हेडिंग डाल लीजिए। तो यहां तक तो होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर किसी पदार्थ का प्रभाव भी पड़ता है क्या। तो अगला हेडिंग डालिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। कैसे, उसकी दर को बढ़ा के या घटा के, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो कौन कौन से वो पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हेडिंग डालिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हो सकता है ये क्रियाकलाप करने के दौरान आप लोगों को थोड़ा बहुत आभास हो कि कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। क्रियाकलाप में हम एक परख नली लेते हैं और एक लेते हैं चाइना डिश। चीनी मिट्टी की प्याली जिसको हम चाइना डिश कहते हैं। एक लेते हैं परख नली और एक लेते हैं चीनी मिट्टी की प्याली। इन दोनों में हमने क्या किया, 5 ml जल लिया। परख नली में भी 5 ml और चीनी मिट्टी की प्याली में भी
5 ml जल लिया। अब इस परख नली के जल को हम किसी कमरे में खुले स्थान पर या खुला छोड़ देते हैं और इस चीनी मिट्टी की प्याली वाले जल को किसी अलमारी में खुला रख देते हैं। दोनों स्थितियों में अगर एक ही कमरे में हम ऐसा कर रहे हैं ये प्रयोग, तो दोनों स्थितियों में तापमान बराबर होगा। तापमान बराबर होने की स्थिति में भी इन दोनों बर्तनों का जो वाष्पीकरण होगा जल का, उसकी दर क्या होगी, एक समान होगी या अलग अलग होगी। तो हम देखते हैं कि परख नली वाले जल को कमरे में खुला रख देते हैं और चीनी मिट्टी वाले जल को अलमारी में रख देते हैं। हम दोनों स्थितियों का तापमान नोट करते हैं, तो लगभग दोनों स्थितियों का तापमान बराबर होता है। इस स्थिति में कमरे का तापमान नोट करते हैं और कुछ समय बाद जब हम दोनों पात्रों के जल को हम देखते हैं, तो परख नली के जल की अपेक्षा चीनी मिट्टी की प्याली वाला जो जल है वो क्या है, जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखो, परख नली होती है एक लंबी नलिकाकार संरचना, कटोरी होती है जो चाइना डिश है प्याली, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, इसका क्षेत्रफल कम होता है। तापमान की बात करें तो तापमान तो दोनों का लगभग बराबर सा ही था। तो यहां पर हमें जो पता चला है कि परख नली का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है और चीनी मिट्टी की जो प्याली है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। तो सतही क्षेत्रफल जो होता है वह भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। तापमान भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है और आर्द्रता और वायु की चाल जो है वो भी क्या करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। इस प्रकार वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हुए, जिनमें हम पहला लिख सकते हैं तापमान, दूसरा लिख सकते हैं सतही क्षेत्रफल, तापमान, सतही क्षेत्रफल, तीसरा लिख सकते हैं वायु की गति और चौथा लिख सकते हैं आर्द्रता। अब इन चारों का वाष्पीकरण की दर पर प्रभाव कैसे पड़ता है उसको जानने से पहले हमें यह तो पता हो कि ये चारों क्या है। तापमान के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस पदार्थ की ऊष्मा अधिक होगी उसका तापमान भी अधिक होगा। सतही क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो जैसे देखो, एक तो ले अपन गिलास और एक ले थाली, तो थाली का सतही क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है, गिलास का सतही क्षेत्रफल है वो कम होता है। इसकी सतह इतनी सी है, इतनी, इसकी सतह इतनी बड़ी है। वायु की गति, वायु की स्पीड जो होगी उसका भी प्रभाव पड़ता है किस पर, वाष्पीकरण की दर पर। जैसे देखो, तेज वायु है, वायु की गति अधिक है, तो वहां पर हम कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। अगर मान लो वायु की गति कम हो और उस स्थान पर हम कपड़े सुखाते हैं तो उनमें जो टाइम लगता है वो क्या होता है, अधिक होता है। आगे बात करें आर्द्रता की। अब सबसे पहले तो बात यह आती है कि आर्द्रता है क्या। वायुमंडल में उपस्थित नमी को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और ये आर्द्रता जो है, जो पानी या वाष्प की
जो मात्रा होती है वायुमंडल में उस पर डिपेंड करती है आर्द्रता। अगर हम तीनों ऋतुओं में से सर्दी की हम बात करें तो सर्दी में आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन बरसात में इससे भी अधिक होती है और गर्मी के दिनों में वायुमंडल की आर्द्रता बहुत कम होती है। अब इन तीनों की तुलना करने पर हम इतना तो अनुभव कर ही सकते हैं कि अगर किसी स्थान पर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर का क्या होगा और आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर का क्या होगा। हम जानते हैं कि सर्दी और बरसात के दिनों में कपड़े सूखने में ज्यादा समय लगता है, जबकि गर्मी के दिनों में कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। तो उस समय आर्द्रता कम होती है या ज्यादा होती है, ये मैंने अभी अभी बताया है। और वाष्पीकरण की दर को कैसे प्रभावित करेंगे, ये घटाएंगे या बढ़ाएंगे, इतना सा अनुभव आप लोगों को अब करना है। इस प्रकार वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले चारों कारकों के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। अब इन चारों कारकों को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे ये वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान के बारे में। तो नंबर 1 लगा के लिखिए तापमान। तापमान वाष्पीकरण की दर को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, अगर हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा देते हैं तो तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कणों की काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है, वो भी क्या होती है, बढ़ जाएगी। और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वे स्वतंत्र गति करेंगे, और स्वतंत्र गति करेंगे तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, जल्दी होगा। यानी तापमान वाष्पीकरण की दर को कैसे प्रभावित करता है। अगर किसी पदार्थ का हम तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, और स्वतंत्र रूप से गति करेंगे तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ेगी, और तापमान कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर क्या होगी, अधिक होगी, और कम तापमान वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। दूसरा आता है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल या सतही क्षेत्र। देखो, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, यानी ये सतह पर डिपेंड करती है। अगर किसी स्थान की हम सतह का क्षेत्र बढ़ा दें या किसी स्थान का सतही क्षेत्रफल अधिक है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार सतही क्षेत्रफल जो होता है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, और सतही क्षेत्रफल घटेगा तो वाष्पीकरण की दर भी घटेगी।
उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जब हम कपड़ों को धोकर सुखाते हैं तो फैलाकर सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, और इकट्ठे करके एक जगह रख देते हैं तो वो बहुत समय ले लेते हैं सूखने में। यानी एक जगह करके हम कपड़े सुखाते हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, और अगर कपड़ों को हम फैलाकर सुखाते हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। अब आप ही बताइए कि जिन कपड़ों को हमने समेट के सुखाया है वे जल्दी सूखेंगे या जिन कपड़ों को हमने फैला के सुखाया है वो जल्दी सूखेंगे। हम जानते हैं कि जिन कपड़ों को हमने फैलाकर सुखाया है वे जल्दी सूखेंगे। तो इस प्रकार सतह का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ेगी, वाष्पीकरण दर बढ़ेगी तो इसमें जो जल है वो तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। इस प्रकार फैलाकर सुखाए कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखते हैं। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, सतह का क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला आता है वायु की गति। तो तीसरा पॉइंट लगा के लिखिए, वायु की गति। देखिए वायु की गति कैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करती है कि वायु की गति अधिक होगी तो पदार्थ के कणों में या वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित होगी, जलवाष्प जो उपस्थित होगी वह वायु के साथ कहां चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, वायु के साथ वाष्पीकृत हो जाएगी, और वायु के साथ वाष्पीकृत होने से कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। देखो वायु की गति अधिक होगी तो जलवाष्प के जो कण उपस्थित हैं वायुमंडल में वो क्या होंगे, वायु के साथ वाष्पीकृत हो जाएंगे, और जैसे ही वाष्पीकृत हो जाएंगे तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। इसका उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि तेज गति वाले स्थान पर जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो वे जल्दी सूख जाते हैं, और जहां पर वायु की गति कम होती है अगर ऐसे स्थान पर कपड़ों को हम सुखाते हैं तो वहां पर कपड़े सूखने में ज्यादा समय लेते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो कमरे हैं, दो कमरे में, दोनों कमरों में आपको कपड़े सुखाने हैं। अब एक कमरे में तो आपने पंखा चला दिया और दूसरे में पंखा नहीं चलाया। दोनों कमरों में एक ही प्रकार के कपड़े सुखाए, एक ही स्थिति में सुखाए। एक कमरे में तो पंखा चालू कर दिया और एक कमरे का पंखा बंद है। जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो जिस कमरे में पंखा चल रहा था उस कमरे के कपड़े सूखने लगेंगे, और जिस कमरे का पंखा नहीं चल रहा था उसके जो कपड़े हैं वो सूखने की स्थिति में नहीं होंगे। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि देखो जैसे ही पंखा चलाएंगे, पंखा चलाने पर क्या होगी, वायु की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। यहां वायु की गति कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो वायु की गति तेज होने से जिस कमरे में पंखा चल रहा है उस कमरे के कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन वायु की गति कम होने के कारण जिस कमरे में पंखा नहीं चल रहा है उस कमरे के कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे या सूखने में ज्यादा समय लेंगे। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वायु की गति कम होने पर वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं चौथा जो बिंदु है या चौथा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है
उस पर डिपेंड करती है आर्द्रता। जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो आर्द्रता भी अधिक होगी, और जल वाष्प की मात्रा कम है तो आर्द्रता भी क्या होगी, कम होगी। और आर्द्रता भी डिपेंड करती है किस पे, तापमान पे। अगर तापमान अधिक है तो आर्द्रता कम होती है, और अगर तापमान कम है तो उस क्षेत्र की आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है। हेडिंग डालिए आर्द्रता। चौथा बिंदु, चौथा कारक जो है वो है आर्द्रता। अगर आर्द्रता की परिभाषा की हम बात करें तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो लिखिए, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। निश्चित तापमान पर जो आर्द्रता होती है वो भी क्या होती है, निश्चित होती है। अगर तापमान निश्चित है तो वहां की आर्द्रता भी क्या होगी, निश्चित होगी। अगर मान लीजिए वायु में जल कणों की मात्रा अधिक होगी तो वहां की नमी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो लिखिए, वायु में जल कणों की मात्रा अधिक तो वहां की नमी भी क्या होगी, अधिक। और नमी अधिक है, जल कणों की अधिकता है तो जल वाष्प अधिक होगी। जल वाष्प अधिक होगी तो जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या होगी, कम होगी। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जल वाष्प वायुमंडल में अधिक होगी तो उस स्थान पर कपड़े सूखने में अधिक समय लेंगे। तो नमी अधिक होगी, वायु में जल कणों की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सर्दी की अपेक्षा गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दी की अपेक्षा गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सर्दी के दिनों में जो जलवाष्प है वो क्या होती है, अधिक होती है। जलवाष्प अधिक है तो सीधी सी बात है नमी भी अधिक होगी, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो वाष्पन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे होगी, अर्थात वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। गर्मी के दिनों की अगर हम बात करें तो गर्मी के दिनों में वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित होगी वो कम होगी। कैसे होगी? देखिए, जो जलवाष्प के कण हैं इसका तापमान अगर बढ़ेगा तो ये तापमान बढ़ाने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो गति है वो भी बढ़ जाएगी, और गति बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे भी, और तापमान अधिक होने के कारण ये जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, जलवाष्प से वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाएंगे। तो वहां पर जलवाष्प की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जलवाष्प कम है तो यहाँ की नमी भी क्या होगी, कम होगी। नमी कम होने का मतलब है कि यहाँ का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक तापमान की स्थिति में
जो वाष्पीकरण की दर है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। पहला ही कारक हमने पढ़ा था कि तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि आर्द्रता कम होगी तो नमी की मात्रा कम होगी, तो वहां तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, अधिक होगी। और जहां पर नमी या जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वहां वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो 4 कारक हैं, पहला तापमान, दूसरा सतह का क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल, तीसरा वायु की गति, और चौथा हमने अभी अभी पढ़ा है आर्द्रता। ये चारों कारक जो है वाष्पीकरण की दर को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमने अभी पढ़ा है। इस प्रकार आज हमने वाष्पीकरण की परिभाषा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया, साथ ही वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। अब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वाष्पीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टूडेंट्स, आज प्रदान की गई अध्ययन सामग्री अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको अगर लगे कि मेरी अध्ययन सामग्री आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।